क्लास 10 हम चैप्टर पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हमने पढ़ा जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है ये पढ़ लिया हमने। हेरिडिटी करैक्टर क्या होते हैं, करैक्टर क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेंडल ने पी प्लांट की चूज़ किया, वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। भाई मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, इसके क्या रीज़न थे वो हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़े रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस के क्या रीज़न थे, उसने जो एक्सपेरिमेंट किए वो क्यों सक्सेस हो गए उसके वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर कौन कौन से लिए उन्होंने, 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर, ठीक है। कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, भाई मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए फिर उन्होंने किसने वापस रीडिस्कवर किए, तो उन्होंने 3 साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे, हुगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस और हेनरिच वॉन टिस्मार्क, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जो जेनेटिक्स में बहुत काम आने वाली है। कुछ ऐसे वर्ड जो जेनेटिक्स में बहुत यूज़फुल आएंगे, तो वो वर्ड हमें पता, उन वर्ड्स की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली उनका क्या अर्थ निकलता है, क्या सेंस है। तो कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। देखो फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम जीन, क्या पढ़ने वाले हैं आज, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, मतलब जो जेनेटिक्स हम स्टडी करने वाले हैं, तो जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ आएगी, कुछ ऐसे वर्ड यूज़ आएंगे, उन वर्ड का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो पहला वर्ड है जीन। कौन सा वर्ड है, जीन, ठीक है। अब जीन किसे कहते हैं, देखो जीन क्या होगा, कोई भी करैक्टर है, ठीक है, कोई करैक्टर है, ठीक है। तो कोई करैक्टर को कंट्रोल करने वाला कौन है भैया, कौन कंट्रोल कर रहा है करैक्टर को, ठीक है। तो कोई ना कोई तो कंट्रोल कर ही रहा होगा इस करैक्टर को, ठीक है। तो जीन क्या होते हैं, जो भी करैक्टर है उनको कंट्रोल करने वाली जो यूनिट है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। इसका मतलब क्या है कि जीन वो यूनिट है, ठीक है, जो करैक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे आँख का कलर है, ठीक है, या उसके हेयर का कलर है, या उसकी हाइट है, ठीक है, ये सारे क्या है, करैक्टर है। अब इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है जीन। कौन कर रहा है, जीन। तो एक ऐसा यूनिट हो गई है जीन जो करैक्टर को कंट्रोल करती है। मेंडलिज्म को जीन वर्ड यूज़ नहीं करता था, मेंडलिज्म को पता नहीं था जीन वर्ड के बारे में। वो जो करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जो यूनिट थी उसको वो क्या बोलता था, मेंडल फैक्टर। क्या बोला करता था, फैक्टर। बाद में इसको जीन नाम दिया था जॉनसन ने। किसने नाम दिया था, जीन नाम जॉनसन ने, ठीक है। भाई फैक्टर कौन बोलता था, मेंडल। कौन बोलता था, मेंडल। और फिर जीन नाम वर्ड किसने दिया, जीन वर्ड दिया जॉनसन ने, ठीक है। तो जीन क्या हो गया, जीन ऐसी यूनिट हो गई, ठीक है, जो करैक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर आए, ठीक है, जैसे आंखों का कलर है, या हाइट है, या बालों का कलर है, ठीक है, या नाक का शेप है, वो सारे करैक्टर वन पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। तो उन जो करैक्टर मूव कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, उनको कंट्रोल करने वाला यूनिट कौन सी है, जीन होती है। क्या होती है, जीन। तो आप समझ गए होंगे जीन क्या है, ठीक है। ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन, और जो करैक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मेंडल इन यूनिट को क्या बोलता था, फैक्टर। क्या बोलता था, फैक्टर। फिर बाद में इन फैक्टर को जो नाम जीन है वो किसने दिया, जॉनसन ने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया जीन के बारे में। अगर नेक्स्ट हम चलते हैं
तो पहला हमने पढ़ा जीन, फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, जीन। भैया पहला हमने पढ़ लिया जीन किसे कहते हैं, तो ये जीन हमें समझ में आ गया। ठीक है, करैक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। पहले मेंडल ने इसको क्या बोला था, फैक्टर, फिर जीन नाम किसने दिया, जॉनसन ने। अब दूसरा जो वर्ड है हम पढ़ने वाले हैं वो है एलील। क्या होता है, एलील। ठीक है, तो एलील क्या होते हैं, देखो किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जीन के क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म। तो हम लिखेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। किसी भी जीन के क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जीन बोलते हैं। विच कंट्रोल एनी वन करैक्टर। ठीक है ना, देखो एलीन क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल एनी वन करैक्टर, CH करैक्टर। ठीक है, एलील क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल एनी वन करैक्टर। ठीक है, कोई भी एक करैक्टर को है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन हमें बताया कि भैया करैक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन। तो जीन के अंदर भी एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है ना, उनको बोलते हैं हम एलील, जो किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे हाइट है, हाइट ये करैक्टर हो गया, हाइट क्या हो गया, करैक्टर। ठीक है, इसके जीन है, ठीक है, तो इसके दो एलील हो गए, जैसे टी ये एक जीन है, ये टोलनेस का जीन है, किसका, टोल प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये जीन हो गया, तो ये इसके दो हमने लिखा है, टी और टी दो बार लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसके दो फॉर्म है, टी और टी। तो किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एलील होता है, जो करैक्टर को कंट्रोल करता है। तो किसी भी जैसे इसकी सोल्ट टेस्ट के लिए बोल देते हैं तो टी ड्राफ्ट प्लांट के लिए, ये कौन सा हो गया, ड्राफ्ट प्लांट के लिए। बोना पौधा है, अगर पौधा बोना है तो उसका कौन सा जीन होगा, टी। उसके दो फॉर्म हो गए, टी और टी। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, किसी भी, ये तो पूरा जीन कहलाएगा, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, टी और टी, ये कहलाएंगे उसके एलील। तो एलील भी समझ में आ गया होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, किसी भी जीन के अल्टरनेटिव जो फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो किसी भी एक करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो दूसरा वर्ड हमने सीख लिया है, दूसरा टर्म हमने पढ़ा एलील। क्या पढ़ा, एलील। अब हम तीसरे वर्ड की बात करते हैं, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस क्या होता है। देखो होमोजाइगस मतलब समान, सिमिलर। ठीक है, अगर किसी भी जीन के दोनों जो एलील है अगर सेम है तो वो क्या कहलाता है, होमोजाइगस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी जीन के अगर दोनों एलील, जैसे टी ये हाइट का था, दोनों एलील क्या है, सेम है, ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो ऐसे ये प्लांट क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। ये स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। जब किसी भी जीन्स के दोनों एलील सिमिलर हो, क्या हो, किसी भी जीन्स के दोनों एलील सिमिलर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजाइगस। ऐसी जो कंडीशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, होमोजाइगस। तो व्हेन बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर, क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, व्हेन बोथ एलील ऑफ जीन आर सिमिलर दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस। समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल सरल है। जब किसी भी जीन्स के दोनों एलील क्या हो, सिमिलर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, होमोजाइगस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस। क्या पढ़ेंगे, हेट्रोजाइगस। हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, अभी हमने कहा कि देखो जब किसी भी जीन के दोनों एलील सिमिलर हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। तो उसका विपरीत हो जाएगा जब किसी भी जीन्स के दोनों एलील डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे हाइट की बात करें हम, जैसे टी है और एक आ जाए स्मॉल टी, ये एक जीन है, इसके दोनों एलील देखो, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है,
ठीक है, तो दोनों एलील क्या है, डिसिमिलर है, अलग अलग है। जब किसी भी जीन्स के दोनों एलील डिसिमिलर हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। तो समझ में आ गया होगा, जब किसी भी जीन के दोनों एलील सिमिलर हो तो वो होमोजाइगस, जब किसी भी जीन्स के दोनों एलील क्या हो, अलग अलग हो, डिसिमिलर हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। अब पांचवी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं फिनोटाइपिक। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब देखो बेटा फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप, फिनोटाइप किसे कहते हैं, देखो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। आप बाहर से उसका कैरेक्टर कैसा है, मतलब बाहर से आप कैसे दिखते हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है उसका, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। समझ करो, ये देखो जैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस। देखो सपोज करो ये कोई प्लांट है, ठीक है, आप ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट लग गया ऐसे, ठीक है, ये भी प्लांट है, ठीक है, तो आपको देख के पता चल रहा है यार ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, ये कैसा है, हाइट इसकी क्या है, टॉल है, और इसकी हाइट क्या है, ड्वार्फ बोलना है ये, ठीक है। तो ये जो आप बाहर से देख के उसके करैक्टर जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी करैक्टर को देख के जो बाहरी जो करैक्टर दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी का भी एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो समझ में आ गया। तो हम देखो ये दोनों प्लांट है, हम अगर हमारे पास दो पौधे रख दे, तो लंबा रख दे, थोड़ा बोना रख दे, तो हम देख के बाहर से देख के देंगे यार ये तो लंबा पौधा है, ये बोना पौधा है। तो वो जो आपने बताया है वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप। क्या कहलाता है, फिनोटाइप। तो हमने फिनोटाइप पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है जीनोटाइप। क्या पढ़ेंगे, जीनोटाइप। अब देखो अभी तो हमने फिनोटाइप पढ़ा, उसका एक्सटर्नल जो अपीयरेंस था वो देखा था। अगर हम उसका जेनेटिक मेकअप देखें, क्या देखें, जीनोटाइप में क्या देखेंगे हम, किसी भी इंडिविजुअल का क्या जेनेटिक मेकअप, क्या देखेंगे, जेनेटिक मेकअप। आप क्या देखोगे, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप देखोगे, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप का मतलब क्या हुआ, जैसे ये टॉल प्लांट है, ठीक है, अब ये टॉल प्लांट है, ये तो है तो टॉल प्लांट, तो ये तो हो गया, हमने बाहर से देखने पर हमें पता है कि ये टॉल प्लांट है, तो वो हो गया फिनोटाइप। लेकिन इसके जीन कॉन्स्टिट्यूट क्या है, देखो दो टॉल प्लांट, अगर इसका जीन कॉन्स्टिट्यूट टी होगा तो भी ये टॉल प्लांट ही होगा, और टी होगा तब भी ये क्या होगा, टॉल प्लांट ही होगा। ये अगर जीन कॉन्स्टिट्यूट है तो भी ये टॉल प्लांट होगा, अगर इस तरह का जीन कॉन्स्टिट्यूट है तो भी वो टॉल प्लांट होगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि ये वाली कंडीशन है इसके साथ या ये वाली कंडीशन है, तो इसको पता लगाना, ठीक है, जेनेटिक मेकअप का पता लगाना, किसी भी इंडिविजुअल के जेनेटिक मेकअप का पता लगाना क्या कहलाता है, जीनोटाइप। क्या कहलाता है, जीनोटाइप। तो बाहर से देख के अगर हमने बता दिया, ठीक है, तो वो तो हो गया फिनोटाइप। अगर हमने उसका जेनेटिक मेकअप बताया तब वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं। देखो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, देखो डोमिनेंट कैरेक्टर ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो करते हैं। देखो अभी F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है, मैं सारा इसको डिटेल से समझाऊंगा। अभी देखो जैसे ये पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन, ये इसका पेरेंट है, इससे जो संतति पैदा होगी, इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, जैसे इससे ये बन गया, सपोज करो ये क्या बन गया, इससे हमने ये लिया, ये मेल था, ये फीमेल था, ये पेरेंटल जनरेशन थी। कौन सी जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन। और इससे ये क्या कौन सी बनी, F1 जनरेशन। कौन सी, F1 जनरेशन, या इसको ऑफ स्प्रिंग। ये देखो ये पेरेंटल जनरेशन है, इससे जो प्रोड्यूस होंगे उसको क्या बोलेंगे, इसका ऑफ स्प्रिंग। तो ये पेरेंटल जनरेशन से जो प्रोड्यूस होती है पीढ़ी, उसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन।
अब डोमिनेंट करेक्टर का क्या होते हैं, अब इसको समझो। देखो वे करेक्टर जो F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे या शो होंगे, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे, तो वे करेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होंगे वे करेक्टर क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट करेक्टर। जैसे देखो ये टीटी वाला टोल है, टोल वाला करेक्टर है, और ये ड्वार्फ वाला करेक्टर है, बोनापन का करेक्टर है, ठीक है। अब देखो इसमें टी और टी, मैंने कहा था ना ये टी क्या है, डोमिनेंट। अब ये सारे जो F1 जनरेशन के जो देखो इसमें हम टोल प्लांट ले रहे हैं और ड्वार्फ प्लांट दे रहे हैं, उन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है, और उसकी जो संतति पैदा हो रही है, उनकी जो पीढ़ी बन रही है उससे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो सारे के सारे टोल प्लांट होंगे। कैसे होंगे, F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे होंगे, टोल प्लांट होंगे। अब कहोगे सर टोल प्लांट क्यों है, इसमें तो टी भी है और स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, ठीक है, इसके भी करेक्टर आ रहे हैं, इसके भी करेक्टर आ रहे हैं, लेकिन इसके करेक्टर शो नहीं हो रहे हैं, केवल और केवल किसके करेक्टर शो हो रहे हैं, कैपिटल टी के करेक्टर F1 जनरेशन में शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो करेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं उन करेक्टर को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। तो यहाँ टोल क्या हो गया, डोमिनेंट। क्या हो गया, डोमिनेंट। क्या हो गया बेटा, टोल क्या हो गया, डोमिनेंट। जबकि ड्वार्फ क्या हो गया, रिसेसिव। क्या हो गया, रिसेसिव। अभी हम पढ़ेंगे आगे रिसेसिव करेक्टर क्या होते हैं, तो मैं अभी यहीं से समझा देता हूँ आपको रिसेसिव करेक्टर क्या होते हैं। रिसेसिव करेक्टर, देखो रिसेसिव करेक्टर्स क्या होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बता दिया डोमिनेंट करेक्टर कि जो ऐसे करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो वह करेक्टर तो क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है। जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो तो हो गए डोमिनेंट। यहाँ टोल वाले प्लांट का जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में, डॉफ वाले प्लांट का जो करेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट करेक्टर। तो ऐसे करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो करेक्टर कहलाते हैं डोमिनेंट करेक्टर। अच्छा तो सर रिसेसिव करेक्टर क्या है, ठीक है, तो वे करेक्टर जो F1 जनरेशन में शो नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिसेसिव करेक्टर। क्या कहलाएंगे बेटा, रिसेसिव करेक्टर। बिल्कुल सरल है कि जो F1 जनरेशन में अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करता है वो तो हो गया डोमिनेंट करेक्टर, और जो करेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाएंगे, रिसेसिव करेक्टर कहलाएंगे। देखो हमेशा डोमिनेंट, अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों है तो ये क्या हो गया, ये तो डोमिनेंट हो ही गया, ठीक है। ये क्या हो गए, ये दोनों रिसेसिव हो गए, ठीक है। तो अब तो यहाँ डोमिनेंट है ही नहीं, तो अपने आप को ये तो करेक्टर शो होगा ही होगा। अगर ये टी आ जाता यहाँ, सपोज करो यहाँ टी आ जाता तो यहाँ तो डोमिनेंट ही नहीं है, तो ये तो अपने आप को शो करेगा ही। तो अगर एक डोमिनेंट आ जाए और एक रिसेसिव आ जाए, ठीक है, तो हमेशा कौन सा करेक्टर शो होगा, डोमिनेंट वाला ही करेक्टर शो होगा। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वह करेक्टर क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट करेक्टर। और जो ऐसे करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिसेसिव करेक्टर कहलाते हैं। समझ में आ गया बेटा, एक बार वापस देख लो, डोमिनेंट करेक्टर क्या हो गया, रिसेसिव करेक्टर क्या हो गया। देखो जैसे हमने ये लिया टोल प्लांट और ये हो गया ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, दो प्लांट लिए हमने, ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, ये टोल प्लांट है। क्या है, टोल प्लांट। अभी समझ लो, देखो ये तो टोल प्लांट का करेक्टर है, ये ड्वार्फ प्लांट का करेक्टर है, जीन है, इनका दोनों को क्रॉस कराया तो सपोज करो आपको F1 जनरेशन में ये मिला। क्या मिला, F1 जनरेशन में आपको ये मिला। ये पेरेंटल जनरेशन थी, ये F1 जनरेशन थी, ये पेरेंटल जनरेशन है और ये F1 जनरेशन है। तो देखो ये F1 जनरेशन में मैं कह रहा हूँ सारे प्लांट कैसे होंगे, टोल होंगे। इसका मतलब क्या है, टोल वाला करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में, तो टोल वाला करेक्टर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि ड्रॉप वाला F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो ड्रॉप वाला करेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, रिसेसिव। तो सिंपल लैंग्वेज में कह दिया, जो करेक्टर F1 जनरेशन में शो हो रहा है वो तो हो गया टोल डोमिनेंट करेक्टर, जो करेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, रिसेसिव करेक्टर। अब हम आगे पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे कहते हैं, नाम से बोल रहा है। देखो मोनोहाइब्रिड मतलब एक, अगर हम एक ही करेक्टर को लेके क्रॉस करवाए जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज कंसीडर्ड। जब हम एक ही करेक्टर को लेके, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेके अगर क्रॉस करवाएं तो हम उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया हाइट, क्या ले लिया, हाइट,
ये एक ही करेक्टर है ना हाइट, इसके दो अलग अलग वर्जन है। जैसे हाइट का हो गया टॉल और ड्वार्फ, क्या हो गया ड्वार्फ। लेकिन मैं अगर एक ही करेक्टर क्या है, एक ही है ना हाइट, अगर मैं एक ही करेक्टर को लेकर, ठीक है, ऐसे 7 करेक्टर लिए थे उसने, कौन कौन से लिए थे आपको पता है, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक, कलर ऑफ फ्लावर, ऐसे पोजीशन ऑफ फ्लावर, अलग अलग लिए थे। तो मैंने तो एक ही करेक्टर लिया हाइट, क्या लिया है, एक ही करेक्टर। अगर मैं एक ही करेक्टर को लेके अगर क्रॉस करवाऊँ, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ही करेक्टर को याद रखना, अगर एक ही करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके आगे देख लो, आगे दूसरा वर्ड ये इसमें समझा देता हूँ मैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है दो, डाई मतलब क्या, दो। अगर दो करेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, अगर दो करेक्टर, जैसे हमने एक तो ले लिया हाइट, क्या ले लिया, हाइट, ठीक है, इसके साथ मैंने एक और ले लिया हाइट के साथ ही, जैसे मैंने लिया कलर ऑफ सीड, क्या ले लिया, कलर ऑफ सीड, ठीक है। तो देखो दो करेक्टर को साथ लेके चल रहा हूं मैं, एक तो हाइट हो गया, एक कलर ऑफ सीड हो गया। जब दो करेक्टर को लेके आपस में क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आगे क्या है, देखो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर हम 3 करेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस करवाएं, अगर हम देखो नाम से बदल रहा है, अगर 3 करेक्टर को लेकर आप क्रॉस करवा दो, जैसे कलर ऑफ सीड के साथ मैं अगर जोड़ दूं, ठीक है, शेप ऑफ सीड, क्या जोड़ दूं, शेप ऑफ सीड, तो क्या हो गए, 3 हो गए ना, ठीक है। देखो एक तो हाइट हो गया, एक करेक्टर कलर, दूसरा करेक्टर कलर हो गया, तीसरा करेक्टर क्या हो गया, शेप ऑफ सीड। अगर ऐसे 3 करेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक और है पॉली हाइब्रिड क्रॉस, क्या है चौथा, देखो पॉली हाइब्रिड क्रॉस, कौन सा है, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ये चौथा है, ठीक है। तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब बहुत सारे करेक्टर एक साथ क्रॉस करवाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तो वेरी सिंपल याद रखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब एक ही करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब 2 करेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब 3 करेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जब बहुत सारे करेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तीनों टर्म समझ में आ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट क्रॉस। क्या है, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। देखो ये है F1 जनरेशन, ये तो है हमारा TT और ये है TT। हमें ये पता है ये कौन सा करेक्टर है, डोमिनेंट, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, रिसेसिव। कौन सा करेक्टर है ये बेटा, ये है हमारे रिसेसिव, ठीक है। तो ये है रिसेसिव, ये है डोमिनेंट, इनका क्रॉस करवाया हमने, ठीक है। तो हमारे पास F1 जनरेशन बनी, क्या बनी, F1 जनरेशन। ये हमारे पास क्या बन गई, F1 जनरेशन। अगर हम देखो टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव से करवाया जाए, किससे करवाया जाए, रिसेसिव, तो उसको क्या बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस। क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। देखो जैसे ये हो गया F1 जनरेशन और इसका रिसेसिव पेरेंट कौन सा है, TT। अगर मैं ये T और ये T, ये F1 जनरेशन, और रिसेसिव कौन सा वाला है, पेरेंटल, ये T और T, अगर ये क्रॉस में करवा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्रॉस मेरा क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस उसके रिसेसिव पेरेंट से करवाया जाए, किससे, रिसेसिव पेरेंट से, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट देखो टेस्ट क्रॉस हो गया। अब एक आता है हमारे बैक क्रॉस। क्या आता है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, देखो ये हमारे पेरेंटल जनरेशन है, ये तो हमें पता है डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ठीक है। इसका हमने क्रॉस कराया, हमारे को सपोज करो F1 जनरेशन ये मिली, F1 जनरेशन,
ठीक है। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस उसके पेरेंटल के किसी से भी करा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस में तो क्या होगा, F1 जनरेशन का क्रॉस किससे होगा, केवल पेरेंटल के रिसेसिव पार्ट से। जबकि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में क्या होगा, अगर आप F1 जनरेशन का क्रॉस किसी से भी करवा देते हैं, उसके पेरेंट्स से किसी से भी करवा देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। सपोज करो मैं T और T और TT, T और T और ये TT, ये क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस एक तरह का क्या है, बैक क्रॉस भी है। टेस्ट क्रॉस एक तरह का क्या है, बैक क्रॉस भी है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस भी हो गया, ये इसको टेस्ट क्रॉस भी बोल देंगे और बैक क्रॉस भी बोल देंगे। तो अगर क्या हम कहना चाह रहे हैं, देखो टेस्ट क्रॉस का आपको स्पेशली याद रखना है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस उसके पेरेंटल के रिसेसिव पार्ट से करवाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस जो F1 जनरेशन का क्रॉस उसके पेरेंट से किसी से भी करवा दे, चाहे डोमिनेंट से करवा दे चाहे रिसेसिव से करवा दे, तो वो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। अब देखो तीसरा एक और टर्म है हमारे, रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा, रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ठीक है, देखो हमने एक क्रॉस करवाया एक, ठीक है, उसमें हमने टी सपोज करो ये टी और टी है, इसमें हमने इसको मेल लिया और इसको क्या लिया, फीमेल। इसको क्या माना, एक क्रॉस करवाया जिसमें हमने इसको तो मेल माना है और इसको क्या माना है, फीमेल। ठीक है, और जब हम अगर दूसरा कोई क्रॉस करवा दें, ठीक है, इफ़, ठीक है, उसी प्लांट का, और इसको क्या बना दें हम, टी को फीमेल बना दें और स्मॉल टी को क्या बना दें, मेल बना दें। ठीक है, तो ऐसा जब अब क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, देखो यही क्रॉस हमने उसी सेम प्लांट का, जब हम टी को मेल माना है और उस टी को क्या माना है, फीमेल, तब तो वो क्या क्रॉस करवाया। अब उसी प्लांट का जब हमने इसी मेल को क्या बना दिया है, फीमेल, और इसके फीमेल को क्या बना दिया, मेल। अब जब क्रॉस करवाया जाएगा तो उस क्रॉस को क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। उसकी जो लिंक को चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है, मेल को फीमेल कर देते हैं और फीमेल को मेल कर देते हैं। आगे देखो पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, देखो 16 वाला आगे हैं हम, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, इन द प्लांट विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन है, टी और टी। इसके क्रॉस कराने से ऑफ स्प्रिंग बनेगी, क्या बनेगी, ऑफ स्प्रिंग बनेगी। ठीक है, तो जिसके क्रॉस करने से ऑफ स्प्रिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलते हैं उसको, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब देखो पेरेंटल जनरेशन के बाद हम बात करेंगे फर्स्ट फिटल जनरेशन या F1 जनरेशन। F1 जनरेशन किसे बोलते हैं, ठीक है, अगर देखो पेरेंटल जनरेशन के बीच में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो जो स्प्रिंग बनेगी हमें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, देखो अगर पेरेंटल जनरेशन के बीच में क्रॉस करवाओगे, उससे जो संतति आपको मिली है, ठीक है, जो जनरेशन आपको मिली है, उसको क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन। क्या बोला जाता है उसको, F1 जनरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन तो ये हो गई जिसका क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है। F1 जनरेशन क्या हो गई, पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस कराने से जो ऑफ स्प्रिंग मिली है, उस ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं हम, F1 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब F2 जनरेशन क्या होगी, अब देखो अगर ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस करवाओगे, आप क्या करवाओगे, जैसे ये T और T मिल गया, तो ये ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस करवाने से जो जनरेशन मिलेगी, ठीक है, कुछ भी मिल जाए, ठीक है, जो भी जनरेशन मिलेगी ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस करवाने पर जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। तो देखो ये तो हो गई पेरेंटल जनरेशन, इनके क्रॉस कराने से हमें क्या मिली, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के बीच में आप क्रॉस करवा दोगे तो हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन। अब देखो अब एक होता है मोनो हाइब्रिड रेशो और डाई हाइब्रिड रेशो। लास्ट 1900 मोनो हाइब्रिड रेशो, मोनो हाइब्रिड रेशियो, और एक है हमारे लास्ट डाई हाइब्रिड रेशियो।
देखो मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है और डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होता है। अभी हमने आगे बात की थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक करैक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं और उससे जब एक करैक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोला जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ देखो रेशियो क्या है, जब एक ही करैक्टर को लेके आपस में क्रॉस करवाया जाएगा और उससे जो जनरेशन मिलेगी उस जनरेशन का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोहाइब्रिड रेशियो। अगर डाई हाइब्रिड रेशियो की बात करेंगे हम, ठीक है, तो अगर दो करैक्टर को लेके एक साथ क्रॉस करवाया जाए और उससे जो जनरेशन का हमें, ठीक है, रेशियो ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, डाई हाइब्रिड रेशियो। द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर जब डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो रेशियो मिलेगा, ठीक है, जो जनरेशन का रेशियो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड रेशियो। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो जनरेशन का रेशियो मिलेगा, जो स्प्रिंग का हमें रेशियो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो। यहाँ हमारी टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई है, ठीक है। ये देखो ये टर्मिनोलॉजी हमें आगे जो जेनेटिक्स है हम आगे पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है वो पढ़ेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी हमारी बहुत यूज़ आने वाली है। आई होप कि मैंने आपको जो पहला वीडियो पढ़ाया वो भी आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ये हमारे इस चैप्टर का सेकंड वीडियो बन चुका है। आप वीडियो को साथ से साथ देखते जाएं। थैंक यू धन्यवाद।